करते रहिए। अब हम सेकंड आते हैं इंश्योरेंस सेक्टर पे। ये भी एक प्रकार का क्या है, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है। आपने यहाँ पे प्रीमियम भरा तो वो लॉन्ग टर्म किसी प्रोजेक्ट वगैरह में इन्वेस्ट कर रहा है। सबसे पहले तो दो डेफिनेशंस आपको याद कर लेनी है दिल से। पहली है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। इसका फॉर्मूला है टोटल प्रीमियम डिवाइडेड बाय टोटल जीडीपी। ये भी याद रखिए कि लाइफ इंश्योरेंस का ये जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है वो ज्यादा है, नॉन लाइफ वालों का कम है। आगे बात, इसमें भी ये जो पेनिट्रेशन है वो कम हुआ है। कितना कम हुआ है? पहले ये जीडीपी का करीब 4% होता रहता था, अब घट के 3.9% हो गया है। याद रहेगा, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन मतलब प्रीमियम डिवाइडेड बाय जीडीपी। इसे एक बाजू। अब बात करते हैं इंश्योरेंस डेंसिटी। इसका फॉर्मूला है टोटल प्रीमियम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ये भी कम हुआ है। पहले ये करीब था $53, अब घट के हो गया $52। कंफ्यूज हो जाए तो याद रखिए, डेंसिटी है तो डेंसिटी किसकी होगी? लोगों की होगी। तो डेंसिटी वाला मुद्दा आएगा तो आप याद रखिएगा प्रीमियम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। तो अगर वो सेट हो गया तो फिर अपने आप ये भी सेट हो जाएगा, प्रीमियम डिवाइडेड बाय जीडीपी होना चाहिए पेनिट्रेशन में। दोनों में कमी आई है और ये अपने रेट थे। यूनिट भी आप याद रखिए, ये क्या होगा? परसेंटेज में मिलेगा। और ये क्या मिलेगा अपने को? डॉलर के हिसाब से रुपए में मिलेगा कि पर इंसान इतना पेनिट्रेशन, इतनी डेंसिटी है, हर एक आदमी प्रीमियम में इतना पैसा भर रहा है, ऐसा कुछ। खैर, बजट के अंदर इसमें नई बातें क्या करी गई? जेटली ने भी माना कि हाँ, इतना इंश्योरेंस पेनिट्रेशन भी कम हुआ है, डेंसिटी भी कम हुई है। उसने ये भी बोला कि हम इंश्योरेंस बिल को पास करवाएंगे। ये इंश्योरेंस बिल ओरिजिनली 2008 में बना था, राज्यसभा में पेंडिंग है। और इसमें क्या मुल्क करना क्या है, हमें 26% से एफडीआई बढ़ा के 49% करना है। जेटली ने बोला हम ये पास करवाने की कोशिश करेंगे। आगे बात, हमने जो पिछले लेक्चर में बात की थी सर्विस टैक्स, तो 50,000 तक का जो भी माइक्रो इंश्योरेंस रहेगा उस पर हम सर्विस टैक्स नहीं मांगेंगे। अब क्योंकि माइक्रो इंश्योरेंस की बात आई तो थोड़ा बैकग्राउंड थियरी उसका देख लेते हैं। माइक्रो इंश्योरेंस पे आईआरडीए ने रिसेंटली गाइडलाइंस नहीं दी थी। क्या गाइडलाइंस थी? उसने बोला कि ये जो माइक्रो इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर एजेंट्स रहते हैं उन्हें हम छूट देते हैं। वो एक कंपनी का लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेच सकते हैं, दूसरी कंपनी का जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेच सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस भी बेच सकते हैं, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस भी बेच सकते हैं। आगे बात, यदि ऐसा कोई माइक्रो इंश्योरेंस एजेंट किसी फ्रॉड में पकड़ा गया और उसे एक जगह से कंपनी ने निकाल दिया तो फिर दूसरी कोई भी इंश्योरेंस कंपनी उसे रीअपॉइंट नहीं कर पाएगी। माइक्रो इंश्योरेंस कौन सेल कर पाएगा? रीजनल रूरल बैंक को छूट दी है, कोऑपरेटिव बैंक को, ये जो पूरे बैंकिंग कोरस्पॉन्डिंग एजेंट है उन्हें भी, किराना स्टोर वाले को, राशन की दुकान है, इवन फ्यूल स्टेशन, इन सबको छूट दी गई है। आप माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बेचिए। इंश्योरेंस में आपको पता होगा, आपने पैसा भरना शुरू किया तो फिर आप तुरंत नहीं निकाल पाएंगे, लॉक इन पीरियड रहता है। तो जो जनरल अपना जो लाइफ इंश्योरेंस बड़े मिडिल क्लास वाले लेते हैं उसमें लॉक इन पीरियड ज्यादा रहता है। ये माइक्रो इंश्योरेंस में लॉक इन पीरियड बहुत कम है, 5 साल के बाद आप पैसा निकाल सकते हैं। और इसके अंदर भी पार्शियल विड्रॉल 2 साल के अंदर शुरू हो जाएंगे। इंश्योरेंस ठीक है, और भी कुछ बातें आती हैं। एमसीक्यू के लिए आप क्या फोकस करेंगे? पहला आईआरडीए, उसका स्ट्रक्चर फंक्शन ये देख लेंगे और उसका पूरा इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन वाला वो एंगल जो चलता है। सेकंड, एफडीआई इंश्योरेंस में हम जो बढ़ाने की बात करें तो ये जो पूरा इंश्योरेंस बिल है राज्यसभा में पेंडिंग है, उसके क्या फीचर्स हैं याद रखेंगे आप। राज्यसभा में पेंडिंग है इसलिए, वरना तो क्या लोकसभा के साथ लैप्स हो सकता है, तो उसका पॉलिटी एंगल भी आप देखेंगे कि बिल कब लैप्स हो जाता है कब नहीं होता है। और फिर पीआरएस इंडिया पे जाके आप देखिए कि जो प्रमुख बिल हैं उसमें कौन से लैप्स हो गए हैं, कौन से अभी इस प्रकार से पेंडिंग है। आगे बात, इसके रिलेटेड एक टॉपिक आता है बांका इंश्योरेंस। बांका इंश्योरेंस मतलब बैंक वाले ही आपको इंश्योरेंस पॉलिसी अपने क्लाइंट्स को बेचना शुरू करें। तो इसके अंदर आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के बीच में कुछ खींचातान हो रही है यार, कि ब्रोकर मॉडल लागू करना चाहिए, ये लोग बोल रहे हैं नहीं लागू करना है। तो ये पूरा मैटर क्या है, साइड पे आपको ये पूरे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। और फिर इंश्योरेंस रिलेटेड एग्रीकल्चर इंश्योरेंस की क्या सीम है, फिर आर्टिजन है और वीकर सेक्शन, उनके लिए कुछ इंश्योरेंस स्कीम रहती है। तो ये क्या है, एग्रीकल्चर वाली हम देखेंगे जब एग्रीकल्चर का चैप्टर देखेंगे, और बाकी के जो भी हैं वीकर सेक्शन तो जब चैप्टर 13 की बात करेंगे उसके साथ ये कवर कर लेंगे। हमने बैंकिंग सेक्टर की बात कंप्लीट की, इंश्योरेंस की। अब आते हैं प्रोविडेंट फंड पे। पीएफआरडीए 2013 में एक्ट बनाया गया, एक्ट पास किया गया। क्या प्रोविजन है उसमें? बोला कि जितना एफडीआई इंश्योरेंस में रहेगा उतना प्रोविडेंट में भी रहेगा, मतलब अभी के लिए 26%। ओरिजिनली ये पीएफआरडीए बनाया तो गया था 2003 में, जिस प्रकार से ये जो यूआईडीए आई है उसका कोई संवैधानिक वो संस्था नहीं, उस प्रकार ये भी था।
लेकिन क्योंकि अब इसका ये कानून पास हो गया तो अब ये क्या बन गया, एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन गया है। खैर, ये पूरा इसके अंदर क्या और प्रोविजंस है, एक आपको दिया जाएगा प्राण, मतलब परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। हर एक अकाउंट होल्डर को जो भी सब्सक्राइब करेगा उसे ये दिया जाएगा, मतलब आप फिर नौकरी यहां से बदल के वहां भी जाए तो आपका नंबर यही रहेगा। पोर्टेबिलिटी आ गई। और पीएफआरडीए के अंतर्गत जो स्कीम चल रही थी, न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस, उसका नाम बदल के अब कर दिया नेशनल पेंशन स्कीम। तो बैकग्राउंड में हमें थियरी देखनी पड़ेगी, ये एनपीएस क्या है। नेशनल पेंशन स्कीम पहले थी न्यू पेंशन स्कीम। 1 जनवरी 2004 और उसके बाद से जो सरकारी नौकरी में लागू भर्ती होंगे उन लोगों को ये एनपीएस में एनरोल किया जाता है। इसका फंडा ये है कि इनकी पगार से ही कुछ पैसा काट दिया जाएगा और फंड मैनेजर वो पैसा सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेगा और जो भी उन्हें पैसा उसमें से रिटर्न मिला वो वापस इन्वेस्ट किया जाएगा। तो एक प्रकार से क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट रेट, रिटर्न ऑन रिटर्न बढ़ता जाएगा और आप जब रिटायर होंगे तो आपको वो पैसा वापस मिलेगा। तो ये सरकार को ऐसा क्यों सपना आ गया। सनी देओल को आप याद कीजिए, सबसे ज्यादा हम नॉन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सबसे पहले कौन था नंबर पे, इंटरेस्ट रेट से, सेकंड क्या था, सब्सिडीज थी, थर्ड क्या था, डिफेंस, फोर्थ आलोकनाथ पेंशन। मतलब कि सरकार का ये जो नॉन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो बहुत ज्यादा है उसे कम करने की आवश्यकता थी। पेंशन में जो पैसा देना पड़ा है वो कम करना है। तो कैसे कम करेंगे कि आप नए लोगों को भर्ती हुए कि आप अपने ही पैसे से ये काम करिए, ठीक है। तो अपने आप इन द लॉन्ग टर्म अपनी फीजल डेफिसिट कम करने में, रेवेन्यू डेफिसिट कम करने में सुविधा रहेगी। खैर, 2004 से ये शुरू हुआ। 2009 में फिर सरकार ने ये बोला कि सभी इंडियंस को इसमें वॉलेंटरी रूप में आप आ सकते हैं, आपको ज्वाइन करना है, आई जाइए। 2010 में एक और नया स्कीम लागू किया, स्वावलंबन। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो भी वर्कर्स काम करते हैं, यदि वे लोग एनपीएस ज्वाइन करें तो क्या होगा, हर साल उन्हें कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो वो जितना भी पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे उसके अनुपात में सरकार भी अपनी तरफ से थोड़े थोड़े पैसे कंट्रीब्यूट करती रहेगी। ये रही अपनी स्वावलंबन स्कीम। इसको 2016-17 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके अलावा एक एनपीएस कॉर्पोरेट मॉडल भी है। जैसे ये सरकारी कर्मचारियों के लिए पहले से लागू किया गया, उसी प्रकार कोई कॉर्पोरेट कंपनी अपने सारे एम्प्लॉइज को इसमें ज्वाइन करवानी चाहती है तो पूरा सेंट्रल डेटाबेस मैनेजमेंट वगैरह के लिए एनपीएस कॉर्पोरेट मॉडल भी है। इसके बैकग्राउंड जो डिटेल आपको चाहिए, खास करके ये प्राण और पान कार्ड और इन सब में डिफरेंस क्या है वगैरह, साइट पे मेरा आर्टिकल है एनपीएस का, वो आप पढ़ लेंगे। फोकस क्या करेंगे, यही कि प्राण, आधार और पान कार्ड, ये तीनों के बीच में अंतर क्या है, अल्फा न्यूमेरिक है, बायोमेट्रिक डिटेल्स वगैरह वगैरह, ये आप देख लेंगे। सेकंड, एनपीएस कौन ज्वाइन नहीं कर सकता, उम्र के रिलेटेड कुछ इसमें प्रोविजंस है, सिटीजनशिप लागू होता है कि नहीं, ये सब आप देखेंगे। एनपीएस लाइट भी है, वो स्कीम क्या है देख लेंगे। स्वावलंबन स्कीम मैंने अभी बात की, एग्जैक्ट फीचर्स आप साइट पे से देख लेंगे। खैर, तो ये था अपना पेंशन सेक्टर वाला प्रोविडेंट पेंशन। सरकार ने बजट के अंदर क्या नई बातें की है, इसके अंदर एक नई स्कीम हम लागू करेंगे, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। ये भी 15 अगस्त से लागू की जाएगी, लेकिन केवल 1 साल के लिए। 60 साल या उसके ऊपर के जो भी सीनियर सिटीजन हैं उन्हें ये स्कीम लागू होगी। दूसरा, जो प्रोविडेंट फंड, पोस्टल सेविंग्स, इनमें कई लोगों ने पैसा जमा कराया है, लेकिन जब उनका देहांत हो जाता है तो कोई वापस अनक्लेम रहता है, कोई क्लेम में नहीं आता। तो ऐसा जो अनक्लेम मनी है उसका हम कैसे यूज करें सीनियर सिटीजन वेलफेयर के लिए, इसके लिए सरकार ने बोला कि हम एक अलग से कमिटी बनाएंगे। ये दूसरी बात करी। थर्ड, ईपीएफओ रिलेटेड, कि सबको एक यूनिफॉर्म अकाउंट नंबर दिया जाएगा, मतलब आप एक जॉब छोड़ के दूसरी में गए तो भी नंबर वही रहेगा, अलग से नया खाता खुलवाने की आवश्यकता नहीं। मिनिमम सबको 1000 रुपए पेंशन अगर आप ईपीएफओ में गए तो आपको दिया जाएगा। इसके अंदर भी ये सोशल सिक्योरिटी जो पूरा मैटर है, तो जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट वाले चैप्टर 13 की बात करेंगे और डिटेल्स देख लेंगे। तो इस प्रकार से हमने ये पूरा किया, बैंकिंग सेक्टर कंप्लीट किया, एलआईसी, प्रोविडेंट फंड। अब सेबी एंड कॉर्पोरेट सेक्टर ने उसकी बात करते हैं। ब्रेक लेना है, ठीक है, 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। 11:25 पे आप वापस। एक तो ये एडीआर और जीडीआर में रिफॉर्म्स, फिर ये भारत डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स की कुछ बात की गई, तो ये क्या नया है, और एफएसएलआरसी ने कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं वो देख लेंगे। कंपनीज एक्ट की कुछ एमसीक्यू रिलेटेड बातें देख लेंगे। पहले तो ये एडीआर जीडीआर सिस्टम क्या है। माल्या को यूएस स्टॉक एक्सचेंज से पैसा उसे फाइनेंस लेना है, तो अब वो अगर चाहे तो वहां भी अपना आईपीओ रिलीज कर सकता है, लेकिन फिर उसे क्या करना पड़ेगा, उसका सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से परमिशन लेगी होगी, पूरा अकाउंटिंग बदलना होगा वगैरह। तो उसका एक उपाय ये है कि वो एक वहां की बैंक ऑफ अमेरिका के पास जाएगा और अपने सारे शेयर्स
उन्हें देगा और उस शेयर्स के अनुपात में बैंक ऑफ अमेरिका अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट वहां के स्टॉक एक्सचेंज पे इशू कर देगी। फॉर एग्जांपल कुछ रेशियो बनाएंगे कि आप हमें 10 शेयर देंगे तो उसके एवज में हम 1 शेयर यहाँ पे रिलीज करेंगे और फिर यूएस इन्वेस्टर्स ने वो एडीआर खरीद लिया। तो अब हमने जैसा बोला कि एक एडीआर के अंदर 10 शेयर हैं तो उसके अनुपात में विजय माल्या भी फिर डिविडेंड इनको पे करेंगे। ये हुआ एडीआर अमेरिका के लिए। यूरोप में जाएंगे तो इस प्रकार से जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट चलता है। इसमें बजट के अंदर क्या नई बात की गई, जेटली ने ये कहा कि एडीआर और जीडीआर के अंदर जो पहले से रेगुलेटरी सेक्टर ने स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखे हैं उसे थोड़ा एज किया जाएगा ताकि कॉर्पोरेट्स वाले वहां से पैसा उधारी में ला सके और फिर जो एनपीए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर में वो भी उसके कारण फिर कम हो सकता है। सेकंड उसने बोला कि हम भारत डिपॉजिटरी रिसिप्ट शुरू करेंगे। ये क्या चीज है? देखिए अमेरिका में जो है वो यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा कि अमेरिकन कंपनी ने भारत के स्टॉक एक्सचेंज से पैसा निकालना है तो वो क्या करेंगे, एक तो ये कर सकते हैं कि वो अपना आईपीओ यहाँ रिलीज करें लेकिन सेबी का परमिशन लेना होगा, अकाउंटिंग फॉर्मेट ये सुन। तो यहाँ भी ये लोग अपना अमेरिकन शेयर मान लीजिए आईसीआईसीआई बैंक को दे दिया तो उसके अनुपात में आईसीआईसी वाले इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट भारत के स्टॉक एक्सचेंज में इशू करेंगे कि आपके 10 शेयर के सामने ये एक अपना आईडीआर है, इंडियन इन्वेस्टर ने ये खरीदा, वो लोग यहाँ पे डिविडेंड पे करेंगे। तो ये आईडीआर सिस्टम तो नया नहीं है, ये तो पहले से ही है। 2004 के अंदर सरकार ने इसकी अनुमति दी थी लेकिन अब तक ये सफल नहीं रहा। बस एक ही बार आईडीआर इशू किया गया स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक द्वारा। ऐसा क्यों? टैक्सेशन रिलेटेड इश्यूज हैं और फिर पूरा जो परमिशन रेगुलेटरी स्ट्रक्चर है, इसलिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक नया पैनल बनाया, एमएस साहू पैनल। एमएस साहू पैनल ने कुछ रिफॉर्म सजेस्ट किए। उसने बोला भारत डिपॉजिटरी रिसिप्ट बीएसडीआर ऐसा कुछ आप नया लाइए, मैकेनिज्म तो यही रहेगा लेकिन उसमें डेब्ट सिक्योरिटी भी इशू हो सकती है, इक्विटी भी, मतलब जो आर्नोल्ड शेयर्स भी अपने दे सकते हैं, बॉन्ड भी दे दें तो बॉन्ड भी इस प्रकार से लीज कर सकते हैं और अपनी आईसीआईसी बैंक इसके अनुपात में आईडीआर भारत डिपॉजिटरी रिसिप्ट बाजार में उतारेगी। ये जो अभी के आईडीआर वाला ये जो सिस्टम चल रहा है ये भारत डिपॉजिटरी रिसिप्ट का एक सब पार्ट बन जाएगा। आगे ये पूरा जो भारत डिपॉजिटरी रिसिप्ट है इस पे आरबीआई वगैरह का नहीं, केवल एक ही रेगुलेटर होगा, सेबी। सेबी इसके अंदर 2 अलग अलग कैटेगरी बनाएगा भारत डिपॉजिटरी रिसिप्ट की। लेवल 1 सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर के लिए और लेवल 2 वाली रिसिप्ट सभी इन्वेस्टर के लिए। भारत के इन्वेस्टर तो यहाँ पे निवेश कर ही पाएंगे, इवन फॉरेन इन्वेस्टर भी चाहे तो इंडियन अपना स्टॉक एक्सचेंज से ये भारत डिपॉजिटरी रिसिप्ट खरीद पाएंगे। फायदा क्या होगा? एक प्रकार से अपने लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए एक नया ऑप्शन मिल जाएगा। शायद ये हो सकता है कि उस पर उन्हें रिटर्न ज्यादा मिले क्योंकि वो फॉरेन कंपनी है, शायद वहां ज्यादा प्रॉफिट करती हो। तो ये जो अभी हमने देखा था कि पिछले लेक्चर में कि फिजिकल एसेट में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, फाइनेंशियल में कम करते हैं, तो इसके इस प्रकार के नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रहेंगे तो शायद फिजिकल एसेट से कम होके फाइनेंशियल एसेट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो और उसके कारण करंट अकाउंट डेफिसिट कम करने में भी सुविधा होगी, गोल्ड की खरीदी में भी कम करने में सुविधा होगी। आगे बात विथहोल्डिंग टैक्स की, उसने कुछ नई बात की बजट के अंदर। माल्या ने मान लीजिए कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इश्यू किए विदेश में, वहां से पैसा उधारी में लेने के लिए, तो स्वाभाविक है उसने बॉन्ड इश्यू किया है तो उसे उस पर ब्याज देना होगा, इंटरेस्ट। तो इस प्रकार से एक तरह से ये अमेरिकन लोग भी ब्याज कमा रहे हैं भारत से, मतलब एक प्रकार की इनकम है, तो स्वाभाविक है उस पर उन्हें इनकम टैक्स लेने का अपना भारत सरकार का हक बनता है। तो इस पे जेटली ने यह कहा कि इस प्रकार के जितने भी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं जिसपे विदेशी लोगों को ब्याज दिया जा रहा है, तो अपनी यही कंपनी वालों की जिम्मेदारी रहेगी कि वो इसमें से 5% टैक्स काट के हमें दे दें, मतलब 5% विथहोल्डिंग टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिया जाएगा। पहले ये सिस्टम थी इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के लिए, लेकिन अब जेटली ने ये बोला कि सभी प्रकार के ऐसे जो सभी सेक्टर के बॉन्ड 2017 तक इसी सिस्टम में चालू रहेंगे। तो जो पहले लिटिगेशन रहते थे और अलग अलग सेक्टर में इंटरप्रिटेशन अलग अलग रहता है, वो पूरा स्ट्रीमलाइन किया गया, एज ऑफ डूइंग बिजनेस हो इस कारण। आगे बात एफएसएलआरसी, फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बनाया 2011 में, रिफॉर्म इन्होंने रिपोर्ट अपना दिया 2013 में। जस्टिस BN श्री कृष्णा इन्होंने ये रिपोर्ट बनाया है। तो नाम से ही सिद्ध है फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन, मतलब कुछ रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। तो पहला सवाल तो ये होगा रिफॉर्म्स की आवश्यकता क्यों है, और सेकंड सवाल कि अगर आवश्यकता है तो कौन कौन से रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, व्हाई एंड व्हाट, देख लेते हैं। हाल के समय में जो बड़े स्कैम्स हुए, पहला था
सहारा ने क्या किया, उसने 2 अनलिस्टेड कंपनियां बनाई जिन्होंने ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर OFCD बाजार में इशू किए, लेकिन सेबी की परमिशन नहीं ली थी। तो सेबी ने बोला कि आप ये पूरा पैसा रिफंड करिए इन्वेस्टर को और हमें उसका पूरा प्रूफ दिखाइए। सहारा वालों ने इनसे कंप्लाई नहीं किया, मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया, फिर भी कंप्लाई नहीं किया, कुछ पैसे दिए कुछ नहीं दिए हैं रिफंड में। इस कारण से फिर सुब्रत रॉय की अरेस्ट की गई। तो ये था एक पहला सहारा वाला स्कैम। सरकार ने इस स्कैम के बाद क्या रिफॉर्म्स लिए, उन्होंने एक सेबी ऑर्डिनेंस बनाया, उसके जरिए कि 100 करोड़ से ऊपर जो भी कलेक्ट करेगा तो फिर वो सेबी के अंतर्गत ही आएगा, फिर 50 इन्वेस्टर या 100 इन्वेस्टर, ये सब पूरा झंझट नहीं, ज्यादा इन्वेस्टिगेटिव पावर दिए गए, ये वो। तो मतलब एक स्कैम हुआ, सामने आपने एक दवाई की। दूसरा स्कैम हुआ NACL, जिग्नेश शाह, इसने क्या किया, NACL कमोडिटी एक्सचेंज था, कमोडिटी ट्रेडिंग वहां पे होता था। उसके बेस में था कि किसान अपनी पूरी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस NACL की कोई वेयरहाउस में जमा कराए तो उन्हें दी जाएगी एक वेयरहाउस रिसिप्ट, और फिर उसका यहाँ पे ट्रेडिंग होता है, कमोडिटी ट्रेडिंग। जिग्नेश शाह ने ये करवाया कि हाथ में ट्रेडिंग, ब्रोकर के पास रिसिप्ट ना भी हो तो फेक वेयरहाउस रिसिप्ट के जरिए ट्रेडिंग उसने शुरू करवा दिया। और उसे ये, उसका प्लान ये था कि 20 दिनों तक का और 35 डेज तक का अगर अपना कॉन्ट्रैक्ट है तो तब तक तो कोई ना कोई तो हमें रिसिप्ट दे ही देगा और फिर हम कॉन्ट्रैक्ट सेटल कर देंगे। लेकिन वहां भी फॉरवर्ड मार्केट कमीशन ने ये बोला कि 10 दिनों के अंदर सारे कॉन्ट्रैक्ट आप सेटल कर दीजिए। स्वाभाविक है, इसके पास इतनी फेक रिसिप्ट थी, असली तो माल था ही नहीं, इसलिए सिस्टम कोलैप्स हो गया। तो इसके बाद सरकार ने क्या किया, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये जो अपना फॉरवर्ड मार्केट कमीशन पहले कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर था, वहां से बदल के फाइनेंस मिनिस्ट्री को दिया गया। और फिर FMC ने कुछ नए नए रिफॉर्म सजेस्ट किए कि विदेशी लोग यहाँ 10% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते वगैरह। तीसरा, सुदीप्तो सेन, चीट फंड स्कैम। चीट फंड में क्या किया गया, चीट फंड का बेसिक फंडा ये है कि लोग पैसा जमा करें और उन्हीं में से किसी लोग को वो, किसी व्यक्ति को वो पैसा लोन के रूप में दिया जाए और फिर वो वापस करेगा। सुदीप्तो सेन का प्लान ये था कि वो लोगों से पैसा कलेक्ट करता था, रियल एस्टेट वगैरह प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करता था, वहां से जब हाई रिटर्न मिलेगा तो वापस लोगों को 20% 25% इतना मैं आपको रिटर्न दूंगा, ऐसा उसने बोला था। अब क्योंकि सेबी का अपना ये एक प्रकार से ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, चीट फंड तो रहा ही नहीं क्योंकि वो लोगों का पैसा लेके रियल एस्टेट में डाल रहा है, तो इस प्रकार का ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड बनाने के लिए सेबी का परमिशन चाहिए। सेबी का परमिशन नहीं लेना पड़े इसलिए उसने मैटर पूरा ये बाहर दिखाया कि मैं तो चीट फंड चला रहा हूँ, चीट फंड नहीं था और किसी की नजर में ना जाए, इसलिए उसने 200 से अधिक अलग अलग छोटी पपेट कंपनियां बनाई ताकि जो कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री या इनकम डिपार्टमेंट इनकी वो वॉच में ना आ जाए। खैर, तो यहाँ भी प्रॉब्लम फिर यहाँ आया कि रियल एस्टेट में ये जो पैसा निवेश कर रहा था वहां से उसे तुरंत पैसा रिकवरी में नहीं आया और सामने लोग मांग रहे थे कि हमारा 20% आप वापस कीजिए, इसका सिस्टम बंद हो गया। तो जेटली ने इसके बारे में क्या बताया कि हम प्राइस चीट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम उसे बैन करने के लिए कानून पहले से ही है, उसे हम अब रिफॉर्म करेंगे, उसमें नए सुधार लाएंगे ताकि ऐसे स्कैम फिर से ना हो। ओवरऑल हम बात करें तो क्या हो रहा है, कोई स्कैम होता है उसके बाद एक पीस मिल अप्रोच है कि यहाँ OFCD का स्कैम हुआ तो सेबी को कुछ पावर दे दिए, NACL स्कैम हुआ तो फिर फॉरवर्ड मार्केट कमीशन में कुछ रिफॉर्म्स ला दिए, यहाँ चीट फंड का स्कैम है तो फिर आप कुछ नया करेंगे। मतलब पीस मिल अप्रोच है, फायर फाइटिंग है, आग लगी तब आप कुआं खोदने जा रहे हैं। इस प्रकार से फाइनेंशियल सेक्टर नहीं चलाया जा सकता, बहुत बड़े सुधार की आवश्यकता है। ओवरऑल रेगुलेटरी सेक्टर में रिफॉर्म्स की जरूरत है। क्या करेंगे इसके लिए, जस्टिस BN श्री कृष्णा ने 2 टाइम के रिफॉर्म्स सजेस्ट किए हैं। कुछ ऐसे जिसके लिए कानून में सुधार की आवश्यकता है, लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स, कुछ ऐसे जिसके लिए कानून के बदलाव की आवश्यकता नहीं, ऐसे ही जो भी रेगुलेटर्स है RBI वगैरह वो नोटिफिकेशन जारी करके अपने आप शुरू कर सकते हैं। तो ये है अपने नॉन लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स। देखते हैं लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स किस प्रकार के, कि पुराने कानून को आप रिपील कर दीजिए और एक नया इंडियन फाइनेंशियल कोड बनाइए, तो ये एक प्रकार का लेजिस्लेटिव रिफॉर्म हुआ। सेकंड, उसने बात की कि जो एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल रेगुलेटर्स है, फॉर एग्जांपल सेबी है, IRDA, इन सबको मर्ज कर दिया जाए। तो क्योंकि इन्हें भी अलग अलग कानून के जरिए बनाया है और इन्हें तोड़ के अब नया कुछ बनाना है आपको, तो वापस कानून में कुछ प्रावधान की आवश्यकता होगी। उसी प्रकार कुछ नई आपने बॉडी बनानी है, उसके लिए भी कानून में सुधार की आवश्यकता होगी। तो ये पूरे लेजिस्लेटिव रिफॉर्म एक तरफ। दूसरे हैं नॉन लेजिस्लेटिव, फॉर एग्जाम्पल RBI या सेबी ये कुछ इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड नई गाइडलाइंस वगैरह बना रही हो तो उन्हें पहले पब्लिक कंसल्टेशन करना चाहिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी वगैरह के जो रिफॉर्म्स रहते हैं वो तो उसके लिए कानून की सुधार की जरूरत नहीं, RBI खुद ही नोटिफिकेशन से बोल सकता है। इन सभी रेगुलेटर्स की इंटरनल फंक्शनिंग में भी ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है।
ये भी आप करेंगे। ये पूरा है नॉन लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स। इंडियन फाइनेंशियल कोड, इसकी बात करते हैं। अब तक फाइनेंशियल सेक्टर में जो अलग अलग रेगुलेटर्स हैं उनके लिए अलग अलग कानून बनाए गए। सबसे पहला था आरबीआई एक्ट, फिर इंश्योरेंस एक्ट, आगे हम चले तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 92 में सेबी, IRDA और लेटेस्ट हमने देखा ये PFRDA। तो इस प्रकार से बहुत सारे कानून बन गए हैं। हर एक के अंदर फिर इंटरप्रिटेशन अलग रहता है, लिटिगेशन बहुत चलते हैं। जब भी कोई पकड़ा जाता है, फॉर एग्जाम्पल ये सुब्रतो रॉय, तो फिर ये बोलते हैं कि मेरा जो भी इन्वेस्टमेंट स्कीम था वो तो सेबी के अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं, ये वो। तो इन सभी कानूनों को रद्द करके आप एक नया लाएंगे, इंडियन फाइनेंशियल कोड। इंडियन फाइनेंशियल कोड का काम क्या है? सिंगल यूनिफाइड फाइनेंशियल लॉ फॉर द एंटायर कंट्री। पुराने IRDA का अलग, सेबी का अलग, ऐसा नहीं, केवल एक ही कानून। इसके अंदर हर एक रेगुलेटर्स को प्रिसाइज ऑब्जेक्टिव दिएगा कि आपके अधिकार क्षेत्र में ये चीज आएंगी, और प्रिसाइज पावर दिए जाएंगे कि आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। जैसा 3 पिलर्स अपने हैं, पार्लियामेंट है, जुडिशरी है और एग्जीक्यूटिव, तो इनके अंदर भी चेक्स एंड बैलेंसेस है ताकि कोई एक पिलर ज्यादा पावरफुल ना हो जाए। तो इसी प्रकार यहाँ भी सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसिंग होगी कि आरबीआई ज्यादा पावरफुल ना हो जाए, सेबी ना हो जाए, इस प्रकार की ये इंटरनल सिस्टम बनाई जाएगी। कुल मिला के इंडियन फाइनेंशियल कोड में 450 से ज्यादा क्लॉज हैं, 6 शेड्यूल है। खैर, आगे उसने जो बात की है रेगुलेटरी सेक्टर रिफॉर्म्स में, कुछ रेगुलेटर्स पहले से मौजूद हैं, उन्हें बंद करके कुछ हम नया करेंगे, ऐसा उसका बोलना है। आरबीआई से बात शुरू करते हैं। अभी आरबीआई क्या करती है? बैंकों का रेगुलेशन करती है, महंगाई कम करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, और तीसरा सरकारी पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट भी यही करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड ट्रेजरी बिल ये सब बेचने का काम। DN श्री कृष्णा ने ये बोला कि इसमें 2 पार्ट कर दीजिए। आरबीआई खुद केवल मॉनेटरी पॉलिसी जो बनाना है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, और बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेशन, इतना ही देखे। जहां तक डेब्ट मैनेजमेंट की बात है तो आप अलग से एक पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाएं। हमने पिछले लेक्चर में भी इसकी बात करी थी। इसके फायदा क्या होगा? वो वित्तीय दमन, फाइनेंशियल डिप्रेशन कम होगा। सेकंड, जो अलग अलग फाइनेंशियल रेगुलेटर्स है, सेबी है, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, IRDA, PFRDA, इन सबको रद्द करके कंबाइन किया जाए, एक नया बनाया जाए यूनिफाइड फाइनेंशियल एजेंसी। ये इन सभी का काम एक ही एजेंसी देखेगी। अभी सेबी के ऊपर आपने अपील में जाना हो तो सेट है, सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल। तो उसी प्रकार यूएफ है, ये यूनिफाइड फाइनेंशियल एजेंसी है, उसके ऊपर भी अपील में कुछ होना चाहिए। तो ये सेट को बंद करवा के आप कर देंगे FSET, फाइनेंशियल सेक्टर एपेलेट अथॉरिटी एपेलेट ट्रिब्यूनल। कंज्यूमर्स को जो भी कंप्लेन करनी हो तो उसके लिए अलग से फाइनेंशियल रेगुलेशन एजेंसी या अथॉरिटी। आगे, यदि कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक वगैरह किसी क्राइसिस में आ जाए, वाइंड अप करना पड़े, तो उसके लिए एक फाइनेंशियल सेक्टर के लिए रेजोल्यूशन कॉर्पोरेशन भी बनाया जाएगा। अभी बैंक के अंदर ये होता है DICGC, इसको बंद करके ये नया कॉर्पोरेशन बनाएगा कि केवल बैंक ही नहीं, इंश्योरेंस कंपनियां और दूसरी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये सभी लोग तकलीफ में आ जाए और जब कंपनी वाइंड अप करने का प्रोसेस शुरू हो तो ये लोग वहां पे मदद करेंगे। पूरे फाइनेंशियल सेक्टर का डेटा अलग अलग मेंटेन नहीं होगा, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस मैनेजमेंट होगा, उसके लिए अलग से अथॉरिटी बनेगी, फाइनेंशियल डेटा मैनेजमेंट सेंटर। और फिर FSDC भी, ये तो पहले से ही है, लेकिन इन सभी के साथ कोऑर्डिनेशन का काम FSDC करेगी। FSDC क्या है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। पहले से ही ये तो बना दी है, 2010 में बनाई गई। इसका सेक्रेटेरिएट है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। याद कीजिए, इकोनॉमिक सर्वे कौन बनाता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। फिर अपना बजट कौन बनाता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। और ये FSDC का सेक्रेटरी कहाँ है? ये भी यहाँ है, MCQ के लिए याद रखें। ठीक है, तो ये कुछ कमिटी है, इसके अंदर कौन है? चेयरमैन खुद फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और 5 रेगुलेटर्स इसके अंदर मेंबरशिप में हैं। 5 कौन कौन से? आरबीआई है, सेबी है, IRDA, PFRDA और फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। ये लेटेस्ट मेंबर है, NSCL क्राइसिस के बाद ये ऐड किया गया। इनका काम क्या है? आपस में कोऑर्डिनेशन, कंसल्टेशन, ये काम करते हैं। और यहाँ भी एक सब कमिटी है जिसका चेयरमैन आरबीआई गवर्नर खुद है। तो जो भी नया कुछ मैटर या कॉन्ट्रोवर्सी होगी, सबसे पहले इनके पास जाएगा, ये सॉर्ट आउट करेंगे, नहीं होगा तो फिर पूरा FSDC मिलकर उसका कुछ कंसल्टेशन करेगा। फाइनेंशियल लिटरेसी और अवेयरनेस के कैंपेन भी ये लोग चलाएंगे। FSDC होगा, और उसके ही पैरेलल एक दूसरा है, इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है, उसका नाम है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, FSB। तो हमें पता होना चाहिए कि इनके बीच में अंतर क्या है। और ये क्योंकि इंटरनेशनल बॉडी है तो GS2 के लिए भी हमने याद करना है। FSB ये क्या है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड
G20 के अंतर्गत ये आता है। इसका जो हेडक्वार्टर है बासेल स्विट्जरलैंड के अंदर है, सेक्रेटेरिएट। ये क्या काम करता है, अलग अलग देशों के जो भी फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं उन सबके साथ ये कोऑर्डिनेशन का काम करता है। और ये सारा कोऑर्डिनेशन इसलिए ताकि स्टेबिलिटी बरकरार रहे, कोई इंटरनेशनल क्राइसिस वापस ना आ जाए, जैसा ये सब प्राइम क्राइसिस एंड यूरोजोन, ये वो फिर से ना हो। साल में ये 2 बार मिलते हैं। इंडिया इसका सदस्य है, हाँ, एफएसबी का ये बोर्ड का मेंबर है। उसी प्रकार जो बासेल बैंकिंग सुपरविजन कमेटी है वहां भी इंडिया उसका बोर्ड मेंबर है। आगे बात करेंगे कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में थोड़ा जो एमसीक्यू के लिए हमने याद रखना है, टाइप्स ऑफ कंपनीज। कंपनी एक्ट के मुताबिक 3 प्रकार की कंपनियां रहती हैं। 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड। 1 पर्सन मतलब एक व्यक्ति खुद ही शुरू कर सकता है। प्राइवेट की जहां 2 से लेके 200 मेंबर्स हैं, और पब्लिक लिमिटेड जहां 7 से लेके अनलिमिटेड है। याद रहेगा, 1 2 to 200, 7 to अनलिमिटेड। या फिर ये नहीं कि 201 से ऊपर होगा तो फिर हमें उसे पब्लिक लिमिटेड, नहीं, 7 से अनलिमिटेड है। यहाँ भी 1 पर्सन कंपनी कब तक चलेगी, मिनिमम 1 लाख का कैपिटल से आप इसे शुरू कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका कैपिटल 50 लाख से बढ़ गया या फिर टर्नओवर 2 करोड़ से बढ़ गया तो आपने 1 पर्सन से तब्दील करा के प्राइवेट बनाना पड़ेगा या पब्लिक लिमिटेड बनाना पड़ेगा। कुल मिला के भारत के अंदर 9 लाख से अधिक ऐसी रजिस्टर्ड कंपनियां हैं जिसके अंदर मेजोरिटी ऑफ द कंपनी आर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। अभी क्लासिफिकेशन में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि 1 पर्सन है, प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड। तो ये जो पब्लिक लिमिटेड है उसके अंदर भी 2 सब टाइप रहती है। एक होती है लिस्टेड कंपनी कि किसी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर उनकी सिक्योरिटीज को ट्रेडिंग किया जा रहा है, फॉर एग्जांपल वोडाफोन इंडिया, इन्फोसिस, ये वो बहुत सारी हैं। और दूसरी रहती है अनलिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड ऐसी कि जिनका ऐसे किसी स्टॉक एक्सचेंज में उसका ट्रेडिंग नहीं हो रहा है। ये बात आपने इसके लिए भी याद रखनी कि जो अरविंद मायाराम पैनल आया उसने जो अपना एफडीआई एफआईआई का क्लासिफिकेशन बनाया वो भी इसी पर चलता है, हम आगे देखेंगे। खैर, इसके अंदर सेबी ने पब्लिक लिस्टिंग के नए नॉर्म्स लागू किए हैं। क्या नॉर्म्स थे कि सभी जो भी लिस्टेड कंपनियां हैं इस प्रकार की, उसके अंदर मिनिमम 25% ऑफ द शेयर जनता के पास होने चाहिए। और ये सब लागू पड़ेगा पब्लिक लिस्टेड कंपनी जो कि पीएसयू नहीं है, उसके अलावा की जो प्राइवेट कंपनियां रहती हैं। पीएसयू जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उनकी भी जो ये ऐसी कंपनियां हैं उसमें ये लिमिट थोड़ी कम थी कि मिनिमम 10% ऑफ देयर शेयर्स वो पब्लिक के पास रहने चाहिए। लेकिन यहाँ भी सेबी ने अब नया नियम किया है कि आपके भी 25% शेयर्स तो पब्लिक के पास ही रहने चाहिए, और आगे के 3 सालों के अंदर आप ये टारगेट पूरा करेंगे। जेटली ने बजट में क्या नई बात की, उसने बोला इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंडी एएस। सभी कंपनियां अपना जो भी अभी अकाउंट मेंटेन कर रही है, ये फॉर्मेट अभी हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से बनाएंगे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। इस मुताबिक से उसके साथ अपना पैरेलल चले, इसलिए हमने ये नया डेवलप किया है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जेटली ने बोला कि 2015 तक वॉलंटरीली जितनी कंपनियां हो सके इसके साथ कंप्लाई कर लें, या तो फिर 2016 से तो कंपलसरी आपको यही सिस्टम लागू करना होगा। लेकिन इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर की जो बैंक्स हैं उन्हें के लिए ये डेडलाइन नहीं रहेगी, उनकी डेडलाइन अलग से, उनके इंश्योरेंस है तो आईआरडी वाला नक्की करेगा, बैंक है तो आरबीआई नक्की करेगा। खैर, यहां हमने एमसीक्यू के लिए क्या डेटा फोकस करना चाहिए, खास तो ये कंपनीज एक्ट आप प्रिपेयर करें, उसके अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने रहेंगे, उनके क्या क्या अलग अलग कंपनियों में 1 पर्सन में होगा कि नहीं, पब्लिक लिमिटेड में होगा तो कितना, प्राइवेट लिमिटेड में कितना, वीमेन डायरेक्टर वो कितनी रहेंगी, इंडियन नेशनल होना चाहिए कि रेसिडेंट होना चाहिए, ये सारे फैक्ट आपने प्रिपेयर करने हैं। सेकंड, जो जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का प्रोविजन है। फिर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके अंदर 2% प्रॉफिट, तो ये कौन कौन सी कंपनियों को लागू होता है। और कंपनीज एक्ट के मुताबिक 4 नई स्टैट्यूटरी बॉडीज बनाई जाएंगी, वो आप याद कर लें, उनके अंदर मेंबरशिप क्या होगी, स्ट्रक्चर फंक्शन क्या होगा। 4 बॉडी क्या क्या है, एक है ट्रिब्यूनल, सेकंड है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए, थर्ड इज फॉर इन्वेस्टर एजुकेशन, और चौथी है एसएफआईओ फ्रॉड के लिए। ये एसएफआईओ तो पहले से ही है लेकिन इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया जाएगा। उसी प्रकार इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए भी फंड पहले से ही है लेकिन इसको भी स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया जाएगा। ये पूरा जो मैटर है पुराने लेक्चर्स में मैंने कवर कर दिया था और इसका पावर पॉइंट भी साइड पे रखा है। ये आप पूरा, इसके आगे मैंने ये पूरे स्लाइड्स बनाए लेकिन आप इसको खुद ही पढ़ ले, इसमें ज्यादा कुछ कंसेप्ट जैसा नहीं है, बस आपने याद ही कर लेना है। तो इस प्रकार से हमने ये चैप्टर 5 फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स उसकी बात कंप्लीट की। अब हम आगे बढ़ेंगे
चैप्टर 6 एंड 7 बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इंटरनेशनल ट्रेड।